नमस्कार दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम शख्सियत में आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं समाजवादी नेता श्री अरुण श्रीवास्तव जी से, जो कि समाजवाद की स्थापना के लिए अपना पूरा जीवन लगा चुके हैं। जिस भी राजनीतिक दल में गए उन्होंने हमेशा समाजवाद को मजबूती से स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। यदि उनकी पार्टी के नेता ने उनसे असहमति जताई तो उन्होंने उससे किनारा करने में भी एक क्षण भी नहीं लगाया। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि हिंदुस्तान की राजनीति में किस तरह से पार्टियों के भीतर नेता लोग अपने मन का काम करने के लिए और जनता को मुख्य धारा में राजनीति में लाने के लिए और उनके हितों की रक्षा के लिए संघर्ष तो करते हैं, लेकिन अक्सर उनको जनता की लड़ाई लड़ने के बजाय पार्टी के भीतर ही पार्टी के आदेशों को मानने के लिए बाध्य करना पड़ता है। इसी कारण इन जैसे अरुण श्रीवास्तव जैसे नेताओं को अपनी पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टी में भी जाना होता है। तो आइए मिलते हैं श्री अरुण श्रीवास्तव साहब से, जो कि समाजवादी नेता हैं और जेपी आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। उनसे जानेंगे उनका राजनीतिक सफर और आज के समय में भारतीय राजनीति में जो गिरावट आई है वो क्यों आई है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, किस तरीके से चुनाव प्रक्रिया सुधारी जा सकती है, किस तरीके से ईमानदार तरीके से चुनाव हो जिसमें पैसा, धर्म, जाति और बाहुबल का इस्तेमाल ना हो सके और सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो। नमस्कार। नमस्कार अरुण जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आपने जिस भी पार्टी में आप रहे तो उसका कुछ अनुभव बताएं कि पार्टियों को छोड़ने की क्या वजह रही और किस किस पार्टी में क्या क्या भूमिका आपकी रही है। एक चीज तो मैं आपको साफ बता दूं कि मैंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी है। अभी हमने पहली बार छोड़ी है। मैं 1973 में सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन किया था और सोशलिस्ट पार्टी में मैं जो उसकी यूथ विंग थी उसका मैं गोरखपुर शहर का सेक्रेटरी कुछ था, मैं काम किया और 75 में इमरजेंसी लग गई तो हम लोग ये चले गए। 77 में जब जनता पार्टी बनी तो सोशलिस्ट पार्टी जनता पार्टी में मर्ज कर गई। उन दिनों मैं अखबार भी निकालता था, पहले मैगजीन निकालता था और जब आपातकाल जिस दिन लिफ्ट हुआ उस दिन से मैंने डेली अखबार निकालना शुरू किया और खूब अखबार हमारा चलता था। और जब जनता पार्टी में हम आ गए तो मैं कह सकता हूं कि मुझे मंजुल कुमार जो मीरा कुमार के पति हैं और जगजीवन के दामाद हैं, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। वो गोरखपुर आए हुए थे किसी काम से, तो उन्होंने मेरा अखबार देखा और मुझसे कहा कि आप दिल्ली चलिए। तो मैंने कहा मैं क्या करूँगा दिल्ली में जाके। तो उन्होंने कहा कि गोरखपुर छोटा शहर है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा जगह मिलेगी, स्पेस मिलेगा, जितना आप काम कर रहे हैं वहाँ और बड़ा काम कर सकते हैं। और उनके कहने से मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली से मैं अखबार निकालना शुरू कर दिया और मैगजीन निकालते रहे, अखबार भी निकालते रहे। 80 के चुनाव के समय में सुरेंद्र मोहन जी जो समाजवादी सोशलिस्ट थे, मैं कह सकता हूँ कि मेरे राजनीतिक गुरु अगर थे तो वही थे। उन्होंने मुझसे कहा कि ये अखबार बंद करो, इसलिए कि मैं जो हम लोग छापते थे तो जिसको पढ़ाना चाहते थे वो अखबार खरीद नहीं सकता, मैगजीन खरीद नहीं सकता था, जिसको नहीं पढ़ाना चाहते तो वो पैसा देता था। तो जो रात दिन मेहनत कर रहे थे हम लोग मैगजीन में, मुझे लगता था कि ये बहुत कारगर साबित नहीं हो रहा है। तो जब उन्होंने कहा कि तुम पार्टी ज्वाइन कर लो और पार्टी का पद ले लो, तो मुझे उन्होंने सबसे पहले युवा जनता में ऑल इंडिया का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनवाया और तब से मैं सक्रिय राजनीति में आ गया यहाँ दिल्ली में ही। और मैं जनता पार्टी का जो दफ्तर था 7 जंतर मंतर रोड पे, उस दिन से मैं बैठना वहाँ पे शुरू किया। धीरे धीरे युवा संगठन में काम करने का खूब मौका मिला। इसी बहाने चंद्रशेखर जी के नजदीक आने का मौका मिला। उसके पहले भी हमारी मुलाकात होती थी,
लेकिन जब मैं युवा संगठन में था तो मैं चंद्रशेखर जी के काफी क्लोज हो गया। और मैं समझ सकता हूँ कि मेरे नेता अगर मैं समझूं तो चंद्रशेखर जी हमारे नेता थे। और मैं समझता हूँ कि इस देश की राजनीति में अगर नेता शब्द का इस्तेमाल अगर किया जा सकता है तो केवल और केवल चंद्रशेखर के लिए किया जा सकता है। उसी आदमी में एक नेता की छवि या नेता के जो गुण होने चाहिए वो थे। और उनके साथ मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उनके साथ लगभग 10-15 साल तक रहा और युवा संगठन का काम मैं देखता रहा। बीच बीच में क्या हुआ तो बहुत लंबी कहानियां हैं, लेकिन जो सफर हमारा है वो बता सकता हूँ आपको कि इसी बीच में विश्वनाथ ताल सिंह का उदय हुआ। मैं चंद्रशेखर जी कहीं बैठा था और तभी टीवी पे आया कि विश्वनाथ ताल सिंह जो है वो इस्तीफा देने गए हैं राजीव गांधी को। तो उनके बंगले के पीछे उनका घर था, तो मैं उठ के सीधे वहां पहुंच गया। विश्वनाथ ताल सिंह और मैं एक ही मकान में वो दिल्ली में रहते थे, इसलिए मुझे वो अच्छी तरह से जानते थे। जब मैं गया तो वो बहुत इस्तीफा देके आए थे, बहुत परेशान थे। मैंने उनको बहुत ढांढस बताया और मैंने उनको कहा कि आपने बहुत बड़ा काम किया है और अब देश आपके पीछे देख रहा है, आप चिंता न करें। और मैंने पूरी कोशिश की कि कैसे विपक्ष के लोगों को उनके साथ इकट्ठा किया जाए। और सबसे पहले मैंने उनकी मुलाकात जयपाल रेड्डी से, फिर मधु दंडवते से, फिर रामकृष्ण हेगड़े से, फिर एन.टी. रामाराव से उनकी मुलाकातें मैं कराता रहा। और जितने भी देश के नौजवान लोग हैं, यूथ लीडर्स थे, उन सबको ले जाकर उनसे मिलवाना, यही मेरा काम था कि मैं कैसे उनके पीछे लोग इकट्ठा हों। और एक दिन आया कि पूरे देश में बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, जनता पार्टी सशक्त हुई और जनता दल बन गया और विश्वनाथ ताल सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन मुझे बड़ी निराशा भी हुई, इसलिए पार्टी का संगठन विश्वनाथ ताल सिंह के समय में लगभग खत्म सा हो गया। जब मैं उनसे बहस करता था तो कहते थे कि संगठन के लिए क्यों परेशान होते हैं, ऐसे ही हवा में बनता है मामला, आंदोलन होगा। वो समझते थे कि आंदोलनों से या किसी बड़ी छवि के आ जाने से सरकार बदल जाती है। तो मैंने उनसे कहा भी था कि सरकार बदलना उद्देश्य तो नहीं है, जिन चीजों के लिए हम लड़ रहे थे वो काम करना उद्देश्य है। यद्यपि उन्होंने काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं कि मंडल कमीशन जो लागू हुआ वो उन्होंने ही किया। यद्यपि मैं उस समय इस पक्ष में नहीं था कि तुरंत और तुरंत मंडल कमीशन लागू हो जाए। मैंने उनसे कहा भी था कि देखिए एकाएक मंडल कमीशन लागू करने से बड़ी देश में उपद्रव बन जाएगा, इसको 2-3 महीने के लिए टालिए। और देश के जितने समाजवादी नेता हैं अपर क्लास के, इन सब लोगों को देश की यूनिवर्सिटीज में भेजिए और ये लोग जाके वहां छात्रों से बात करें कि हम ये करने वाले हैं, ताकि मानसिक रूप से लोग तैयार हो जाए देश के लोग। लेकिन उन्होंने कहा शरद यादव नहीं मानते हैं। फिर मैं शरद जी से भी मिला तो शरद जी ने कहा मुझसे, देखो भाई यार बहुत दिन टल गया, हर सरकार वादा करती है, अब होना है तो हो जाए। और मंडल कमीशन लग गया, लेकिन जो उसका परिणति हुई वो बहुत सुखद तो नहीं कहा जाता। अच्छा, जनता दल के इतने टुकड़े हो गए, उस स्थिति में आप क्या सोचते हैं, क्या मेन कारण रहे जो सब इकट्ठा हुए थे और फिर इतने टुकड़े हो गए उसके, और फिर आप जो है नीतीश कुमार के साथ आए तो क्यों आए? देखिए, जनता दल के जो टुकड़े हुए वो मैं समझता हूं कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ने ही जनता दल के सब टुकड़े किए। एक विचारधारा के लोग थे, समाजवादी विचारधारा के, वो सब लोग एक जगह से आए थे। लेकिन कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि सबकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई थी कि जैसा कि वो हिसाब नहीं, बड़ी लंबी कहानी होगी एक एक के बारे में बात करना कि जनता पार्टी क्यों टूटी, जनता दल क्यों टूटा, क्या क्या वजहें थी, बहुत लंबी कहानियां होंगी। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि नेताओं की महत्वाकांक्षा ने पार्टियों को तोड़ा है या पार्टियां टूटी हैं। जहां तक मेरी बात है कि मैं 1973 में सोशलिस्ट पार्टी में आया। सोशलिस्ट पार्टी जब जनता पार्टी मर्ज की तब मैं जनता पार्टी में था। जिस दिन जनता पार्टी जनता दल में मर्ज की मैं जनता दल में रहा। और उस समय भी मेरी बहुत बड़ी भूमिका थी। रामकृष्ण हेगड़े उसमें चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका के, वो
उन्होंने इतना बड़ा सम्मेलन किया और जनता दल बनी। सरकार भी बन गई जनता दल। जब सरकार बन गई तो वीपी सिंह के टाइम में सब लोग साथ में थे, लेकिन सरकार बनते ही सरकार बनने के बाद जब दोबारा चुनाव हुआ और जनता दल इस परिस्थिति में थी कि नया प्रधानमंत्री बने और वीपी बनने के लिए तैयार नहीं थे। उसमें रामकृष्ण हेगड़े उस समय एक चेहरा था कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और देश के अखबार, सारी मीडिया ये कह रही थी कि अब जनता दल में रामकृष्ण हेगड़े ही हैं जो बनेंगे, और मेरे उनसे अच्छे रिश्ते भी थे। मैं बता दूं कि चंद्रशेखर जी थोड़ा मुझसे नाराज थे वीपी सिंह के साथ जाने की वजह से, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि मुझे नाराज होंगे तो मुझसे कहेंगे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा और मैं धीरे धीरे उनसे दूर होता गया। यद्यपि मैं आज भी मानता हूँ कि नेता वही थे। जनता दल टूटने पे फिर मेरा वही सवाल है कि नीतीश जी के साथ ही जाना क्यों स्वीकार? एक मिनट, नहीं, नीतीश जी के साथ नहीं गए। जनता दल जब फिर मुझे देवेगौड़ा साहब देश के प्रधानमंत्री बन गए और रामकृष्ण हेगड़े को शायद अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिसकी वजह से तुरंत लालू यादव ने उनको पार्टी से निकाल दिया। और चूंकि मैं उनके साथ था एकदम, तो हम लोगों को भी पार्टी से हटना पड़ा और हम लोक शक्ति बनाया। लोक शक्ति मुश्किल से 2-2.5-3 साल तक चली। मैं उसमें उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बन गया था। फिर एक मौका आया, फिर सब लोग यूनाइट थे और हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड बनाई। उसमें जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, शरद यादव और रामकृष्ण हेगड़े, ये तीनों लोग मिलकर जनता दल यूनाइटेड बनाया। हुआ ये कि नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस बनने के बाद फिर तुरंत अलग हो गए, मतलब आए और चले गए, पता नहीं चला आए थे कि नहीं आए थे। और फिर थोड़े दिन बाद फिर वो लोग आ गए, तो हम लोग विलय किए। हम नीतीश कुमार साथ नहीं गए। लोक शक्ति का विलय हुआ जनता दल यूनाइटेड में, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव थे और मुझे पार्टी का जनरल सेक्रेटरी उन्होंने बना दिया, तो मैं काम कर रहा था। नीतीश कुमार हमारे बड़े अच्छे मित्र थे और मेरे साथ युवा जनता में वो भी जनरल सेक्रेटरी थे, तो हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे। और बिहार चुनाव में हम लोगों ने खूब काम किया, उसको स्थापित किया, वो बन गए और पार्टी जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से हमारी उनसे अक्सर मुलाकातें होती थी। अब ये आप पूछ सकते हैं कि आपने छोड़ा, जब वो अध्यक्ष बन गए तो उनको अध्यक्ष बनने के समय भी मेरी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी कि पार्टी के अंदर जो चुनाव होना था उसकी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी थी और मैंने पूरे देश में मेंबरशिप करा के जितना हो सकता था मैंने उनको अध्यक्ष बनवाया, या मैंने पार्टी के लोगों ने बनाया। लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद उनका रवैया कुछ ठीक नहीं था। 1-2 बार उन्होंने कहा कि मैंने जब बात किया तो उन्होंने कहा कि आप आरसीपी सिंह से बात कर लीजिए, तो मैंने उनको कहा कि मैं आरसीपी सिंह से नहीं बात कर सकता हूँ, आप हमारे अध्यक्ष, तो आपसे हम बात कर लेंगे, मैं उनको रिपोर्ट नहीं करूँगा। और धीरे धीरे थोड़ा मनमुटाव हो गया नीतीश कुमार से मेरा, लेकिन पार्टी में थे, पार्टी में काम कर रहे थे। लेकिन जिस दिन नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ करके बीजेपी के साथ जब गए तो इसकी उम्मीद नहीं थी किसी को कि जो गठबंधन बना, सरकार चल रही थी, एक बेकार का बहाना बना कि तेजस्वी के भ्रष्टाचार का। तेजस्वी का भ्रष्टाचार कोई उनके मुख्यमंत्री काल में नहीं हुआ था। अगर उसके पहले हुआ था तो पहले की बात छोड़ दीजिए, तो बनाए क्यों आपने? तो मैंने उसका विरोध किया। विरोध मैंने ये कहा कि ये नीतीश कुमार की व्यक्तिगत राय है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी कि हम एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन मुझे दूसरे ही दिन जो है पदाधिकारी पद से हटा दिया गया और मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं 30 साल उस 7 जंतर मंतर रोड पे एज ए युवा जनता जनरल सेक्रेटरी या पार्टी जनरल सेक्रेटरी या जनता जनरल सेक्रेटरी वहां बैठा और एक झटके में मुझे वहां से निकलना पड़ा। मुझे अपने, और मुझे ये भी गलतफहमी भी थी मुझे कि पूरी पार्टी तो मैंने बनाई है, सारे स्टेट के प्रेसिडेंट सब हमारे संपर्क के लोग हैं, मुझे कौन निकालेगा पार्टी से? लेकिन ये समझ लीजिए कि किसी ने भी एक चू भी नहीं किया। तो जब मुझे निकाला उन्होंने, तो फिर हम लोगों ने क्लेम किया कि सब पार्टी तो हमारी है। इसलिए हमारी है कि जितने स्टेट प्रेसिडेंट थे वो सब नीतीश कुमार के उस फैसले से सहमत नहीं थे।
तो हम लोगों ने एक मीटिंग बुलाई, तो सारे स्टेट प्रेसिडेंट, 19 स्टेट प्रेसिडेंट हमारे थे। तो हम लोग सोचे ये तो पार्टी हमारी, जितने राष्ट्रीय परिषद सदस्य हैं सब हमारे हैं, तो इनके बाद पार्टी मुख्यमंत्री होने से पार्टी नहीं चली जाएगी। तो हम लोगों ने चुनाव आयोग में लिखा और पूरी कोर्ट की हेयरिंग हुई, लेकिन चुनाव आयोग ने ये सीधे सीधे कर दिया कि हम इतने विवाद में नहीं पड़ते हैं, वो अध्यक्ष हैं, जो वो चाहते हैं वही हम मानेंगे। फिर हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट होता है, उसमें हेयरिंग शुरू हुई, अभी तक पता नहीं क्या हो रहा है, भगवान जाने। तब ये हुआ कि आखिर हमारे साथ लोग करें क्या, और तुरंत गुजरात में चुनाव होने वाला था। तब हम लोगों ने तय किया कि हम लोग पार्टी बनाते हैं, तो हम लोगों ने लोकतांत्रिक जनता दल बनाया। लेकिन शरद जी किन्हीं कारणों से, उनके मुकदमों के कारणों से वो लोकतांत्रिक जनता दल में ऑफिशियली नहीं थे। हमने उनको अपना संरक्षक बना लिया, पैटर्न के तौर पे उनकी सलाह मानते थे, और उन्होंने खुद भी कहा था कि मतलब पार्टी और बात चलाएंगे, और मैं देश के विपक्ष को इकट्ठा करने का। लोकतांत्रिक जनता दल का अध्यक्ष कौन रहा शुरू में? लोकतांत्रिक जनता दल का अध्यक्ष फतेह सिंह हैं, जो राजस्थान के 5-6 बार के एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, उनको बनाया गया था। तो मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया और मैं पूरी पार्टी बना रहा था। लेकिन पार्टी चलाने के लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है, वो पैसे थे नहीं। तो पार्टी चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो इसलिए आप जो है एनसीपी में चले गए? नहीं, पार्टी ठीक से चल नहीं पाई। अच्छा। और शरद यादव ने जब आरजेडी से चुनाव लड़ने का खुद फैसला लिया, मैं सुबह से शाम तक उनके साथ था। सुबह नाश्ता भी किया था पटना में चाणक्य होटल में, दोपहर में खाना भी खाया था। लेकिन वो तेजस्वी के यहाँ से फोन आया, तो कहे कि तुम बैठो अभी हम आते हैं। तो गए वो, तो मैंने टीवी पे देखा कि शरद जी बोल रहे हैं कि हम आरजेडी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे और लोकतांत्रिक जनता दल का विलय आरजेडी में हो जाएगा। मैं एकदम अचंभित हो गया कि राजनीति में और लोकतंत्र में अब इतना भी नहीं रह गया है कि जिस व्यक्ति के साथ मैंने 40 साल काम किया, वह आदमी मुझसे ये भी छुपा ले गया कि वो क्या करने जा रहा है शाम को, और टीवी से पता लगा। तो मैं वहां से उठा और चल दिया, दिल्ली वापस आ गया। एक हमारे समाजवादी दोस्त हैं डॉक्टर सुनीलम, उन्होंने कहा कि यार ऐसे शरद यादव को छोड़ना ठीक नहीं है, अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, आप जाओ, आप इतने दिन से मेरे साथ हो। तो मैं चुनाव में वहाँ गया, जितना उन्होंने जिम्मेदारी मुझे दी मैं चुनाव में उनके साथ रहा, मैंने वो काम कर दिया। लेकिन वहां से लौटने के बाद फिर पार्टी बनाने के बारे में शरद जी को कोई उत्साह दिख नहीं रहा था, और पार्टी का विलय की जो घोषणा हुई थी वो भी नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उनको कहा कि आप विलय की घोषणा किए हैं, आप विलय करिए, मैं नहीं जाऊंगा, बहुत वो नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ लोग तो जाएंगे। तो जो आपका जो गरिमा है उसके हिसाब से आपको पार्टी का विलय करना चाहिए, और नहीं कर रहा है तो आप पार्टी खड़ा करने के बारे में सोचिए। तो शरद जी का नहीं, पार्टी ही खड़ा करेंगे। तो हमने कहा कि आपको अध्यक्ष बनना पड़ेगा, बिना आपके अध्यक्ष बने अब नहीं चलेगा। वो तैयार भी हो गए, फिर ठीक है। हमने एक डेट तय किया कि आप लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुला के बनाएंगे अध्यक्ष, लेकिन उसमें फिर वो टालने लगे। कुल मिलाकर के लोकतांत्रिक जनता दल में जो हम कर सकते थे वो नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम धीरे धीरे गतिविधियों से ठीक संतुष्ट नहीं थे। और मैंने जब शरद जी फिर बीमार पड़ गए 5 महीना, कोई बात ही नहीं हो पा रही थी, पार्टी एकदम बैठ गई, मैंने शुरुआत पार्टी के ऑफिस बेरर्स बुलाना, फिर एक जूम मीटिंग किया, फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हमने बुलाया। एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक जो मैंने बुलाया उसको हमारे पार्टी की साथी ने उसको रद्द कर दिया बिना हमसे बात किए हुए, और ये भी कह दिया कि इनको कोई अधिकार नहीं है। तो मुझे लगा जिस पार्टी को मैंने बनाया है उसमें एक पदाधिकारी को हम 4 लोग सावंत नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें लगा कि हमें अब कुछ सोचना चाहिए। एनसीपी में क्यों ज्वाइन किए? पहले तो यह था कि शरद पवार जी से को मैं जानता था, चंद्रशेखर जी के साथ मैं अक्सर उनसे मिलता था, लेकिन बीच में हमारा 20-25 साल कोई उनसे संबंध नहीं था। लेकिन जयपाल रेड्डी की जब डेथ हुई थी तो उनके परिवार के लोग चाहते थे कि शरद पवार साहब शोक सभा में आए, तो मैं उनके पास गया, उनसे मैंने आग्रह किया, वो तुरंत तैयार हो गए। फिर मैंने एक समाजवादी विचार यात्रा निकाली
वो दिल्ली से पूरे देश की। तो उसमें शरद पवार जी भाजपा के खिलाफ महाराष्ट्र में अपना झंडा गाड़ दिए थे। तो लगा कि दमदार नेता है, तो मैं चाहता था कि दमदार नेता ही मिले। कि आप समाजवादी नेता हैं, क्या समाजवादी नेता को इस स्थिति का सामना करना दुखद महसूस नहीं होता कि उसको शरद पवार, जो कि बहुत ही बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पैसे से भी बहुत मजबूत हैं, तो एक समाजवादी नेता को जो पार्टी आपने बनाई उस पार्टी में उसकी नहीं सुनी गई, जब तो एक धनाढ़ व्यक्ति जो वन मैन शो है, सुप्रीमो है एनसीपी का, वहां वो कैसे जो है अपने मन की बात कर पाएगा? देखिए, शरद पवार एक धनाढ़ व्यक्ति हैं, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। शरद पवार खांटी एक बड़े नेता हैं और इस देश में आज की तारीख में विपक्ष में उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है। और देश की सारी राजनीति किसी एक नेता के इर्द गिर्द ही होगी। सारा विपक्ष जब तक इकट्ठा नहीं होगा तब तक विपक्ष की राजनीति नहीं हो सकती, और भाजपा को हम शिकस्त देना क्या बात भी नहीं कर सकते उसके खिलाफ। आज बिखरने के नाते ही विपक्ष के लोगों को देशद्रोही बना दिया गया है। मेरे दिमाग में शरद पवार की पार्टी या एनसीपी को ज्वाइन करने का एकमात्र उद्देश्य था कि यह ताकतवर नेता, इसके इर्द गिर्द ही सारे विपक्ष को इकट्ठा किया जा सकता है और तभी भाजपा का मुकाबला होगा। मेरे सामने वह चेहरा याद आ रहा था, इसलिए मैंने उनसे बात किया और उनके साथ गया। न तो इस देश में कहीं लोकतंत्र बचा है और न किसी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। ये सारे के सारे तानाशाह लोग अपनी अपनी पार्टियों को चला रहे हैं, और तानाशाही के पीछे क्या कारण है वो भी एक लंबी बहस का मुद्दा है, जब आप बात करेंगे वो भी बता सकता हूं। तो कोई पार्टी में समाजवाद नहीं है, कोई पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, लेकिन इसी देश में रहना है और इसी में लड़ना है, तो कम से कम एक ऐसे ताकतवर नेता के पीछे रहा जाए जिसके पीछे सबको इकट्ठा किया जा सके। तो ये मेरा इसका मतलब है कि लोकतंत्र, संविधान, पार्टी, डेमोक्रेसी, चुनाव सिस्टम, ये सब सिर्फ शब्द हैं। तो इन शब्दों को दुरुस्त करने के लिए आप जैसे समाजवादी नेता और चिंतक पहले क्यों नहीं करते हैं, जड़ क्यों नहीं मजबूत करते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मैंने जब आरोप लगाया कि सारे नेता तानाशाह हैं और किसी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मैं यह मानता हूं कि जो व्यक्ति राजनीति करता है वह व्यक्ति उस समाज का सबसे बढ़िया क्रीम आदमी होता है, वही राजनीति करता है। ऐसे फालतू लोग राजनीति नहीं कर सकते। लेकिन ये सब के सब ईमानदार और बढ़िया लोग किन्हीं परिस्थितियों के नाते भ्रष्ट भी होते हैं और तानाशाह भी बन जाते हैं। तो ये स्थिति कैसे सुधरेगी? यह स्थिति तब सुधरेगी जब चुनाव में पैसे न खर्च हो। चुनाव आयोग कहता है ना कि 25 लाख रुपया, 20 लाख रुपया विधानसभा में खर्च हुआ कर सकते हैं और 75 लाख रुपया लोकसभा में। मेरे जैसा राजनीतिक कार्यकर्ता जो 2-4 लाख रुपया महीना खर्च करता है पार्टी बनाने के लिए, लेकिन मैं इकट्ठा 75 लाख रुपया नहीं ला सकता, इसलिए मैं कोई चुनाव नहीं लड़ता। चुनाव लड़ने के लिए एक तो पार्टी का टिकट चाहिए। पार्टी का टिकट किसको मिलेगा? या तो एकदम वो अध्यक्ष का चमचा हो, भाण हो, उसकी तारीफ करता हो, या उसको टिकट मिलेगा जिसके पास अकूत धन हो। अकूत धन किसके पास होगा? वही भ्रष्ट लोग, बेईमान लोग, चाहे वो भ्रष्ट अधिकारी हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो। मेन सवाल, लोकतंत्र की मजबूती के लिए जहां तक मैं समझता हूं चुनाव प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया इतनी जटिल, खर्चीली और निष्पक्ष नहीं है। उसको दुरुस्त करने के लिए राजनीतिक दल और आप जैसे नेता लोग क्यों पहल नहीं करते हैं? क्योंकि जड़ नहीं सही होगी तो पेड़ कैसे मजबूत होगा? ये मैंने काम किया है। मैं एक चुनाव में मधेपुरा में था और वहाँ जो एक हमारी पार्टी जिला स्तर का जनरल सेक्रेटरी था, तो मेरे साथ 10 लोग रहते थे। तो मेरे साथ रहते तो मैं जहाँ मैं ठहरा था वहीं खाना खिलाता था, बढ़िया रात को खिलाता था। एक दिन क्या हुआ, किसी ने कहा था मुझे जाना है, मैं कल नहीं आऊँगा। क्यों? कहा मेरी बीवी बीमार है,
मुझे तो मतलब बीवी बीमार, तुम डॉक्टर तो नहीं हो ना, पॉलिटिकल आदमी की बीवी कोई बीमार नहीं पड़ती है। मैंने कहा कि राजनीतिक आदमी को कोई न बीमार पड़ता है, कोई मरता है, कोई जीता है, उसका 24 घंटा राजनीति करना है। कह साहब पैसे का भी इंतजाम करना पड़ेगा, तो मैंने उसको 2000 दे दिया। तो रोज रोज कोई कोई मुझसे पैसे मांगने लगा। मेरी स्थिति ये हो गई कि मैंने कहा कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है भाई। एक जनरल सेक्रेटरी मुझसे कहता है कि दिल्ली में आप लोग करते क्या है, केवल लूटते हैं, लूट की बड़ी बड़ी कोठी बनाते हैं, बड़ी बड़ी राजनीति करते हैं आप लोग, और चुनाव के टाइम में थोड़ा पैसा मुझे चाहिए तो आप आपको भाषण दे रहे हैं। मेरा माथा उस समय एकदम ठनक गया कि ग्राउंड लेवल पर वर्कर हमारे बारे में क्या सोच रहा है। मैंने कोई भ्रष्टाचार आज तक नहीं किया, मुझे मौका भी नहीं मिला। मैं आया और देश भर के लोगों को बुलाया कि केवल नेताओं को गाली देने से तो काम नहीं चलेगा। आखिर क्या हो कि देश में लोकतंत्र बचे, पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र हो, और पैसे का जो खेल है कैसे खत्म हो। तो एक हम सबने मिल करके एक हमने संस्था ऑर्गेनाइजेशन बनाया, फैक्टर, फाइट अगेंस्ट करप्शन थ्रू इलेक्टोरल रिफॉर्म। उसमें मैंने पूरे देश का दौरा किया, कम से कम 200 कॉन्फ्रेंसेस मैंने किए होंगे, और हर जगह जाकर के, और बहुत लोगों का सहयोग भी मुझे मिला। राम जेठमलानी हमारे कम से कम 10 सभाओं में गया होंगे। राम जेठमलानी तो नुक्कड़ नाटक तक हमारे में बैठ के देखते थे पटना में। वेंकटचलिया साहब जो चीफ जस्टिस हैं, बैंगलोर में उन्होंने मेरा कॉन्फ्रेंस करवाया। लेकिन मैं कॉन्फ्रेंस तो करता हूं, और मैं केवल यही कहता हूं कि सबसे बड़ी जड़ है इस देश के भ्रष्टाचार की और तानाशाही की पैसा। जब तक चुनाव में पैसा खर्च होता रहेगा इस कदर, आपको मालूम है 75 लाख रुपया कोई मार नहीं सकता, लेकिन कोई चुनाव 75 लाख में हो रहा है क्या? कम से कम 5 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के, बिहार के, बंगाल के कुछ स्टेट्स में होते हैं। तो चुनाव आयोग जो है क्यों इस पे कार्रवाई नहीं कर रहा? लेकिन 200 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। चुनाव आयोग ने बहुत काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन केवल इस मामले में चुनाव आयोग एकदम 100%। तो मेन काम तो किया ही नहीं, मेन काम तो यही है। काम बहुत सारा था, लोगों को हक देना था, लोग अपना वोट पोल कर सके, इसकी तैयारी करनी थी। चुनाव आयोग का बहुत बड़ा काम है, इसमें कोई दुरा नहीं। लेकिन इस मामले में चुनाव आयोग बिल्कुल और बिल्कुल असफल हो गई है। 200 करोड़ रुपया खर्च करने वाले लोग अब एमपी जब बनेंगे, मैं कह सकता हूं आंध्रा, तमिलनाडु और कर्नाटक में कम से कम 50 करोड़ से लेकर 200 करोड़ का खर्च हो रहा है। ये शुरुआत हुई है आंध्रा से, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी। हर जगह इतना पैसा खर्च हो रहा है कि अब पार्टियों के अंदर पार्टी का वर्कर जो है वो अलग है। वो समझ रहा है कि चुनाव लड़ना हमारा काम नहीं है, खाली झंडा ढोना काम हमारा, या नारा लगाना नेता का काम है। अब वो नेता के सामने बहस भी नहीं कर सकता, बोल भी नहीं सकता। अब नेता से कोई बहस भी नहीं करता है, लोग बिल्कुल बहस नहीं करते पार्टियों में। मुझे अच्छी तरह से याद है कि रांची में पार्टी की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, और पार्टी के होता यह कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले पदाधिकारियों की बैठक होती है। जाओ साहब मंत्री थे, उनका टाइम ही नहीं था पदाधिकारियों की बैठक करने की, वही अध्यक्ष थे। मैंने कहा कि मीटिंग करिए पहले, तो नहीं किया उन्होंने। तो एक प्रस्ताव आ गया, दिग्विजय सिंह हमारे दोस्त हैं, उन्होंने सेकुलरिज्म पर एक प्रस्ताव रखा। मैंने कहा ये इतना सतह प्रस्ताव है कि इस पर बाल भी नहीं खड़े हो रहे हैं आपके। तो मैंने कहा कि पदाधिकारी मीटिंग करी, तो नहीं किया। तो पदाधिकारियों की मीटिंग का मतलब ये होता है कि पदाधिकारी मीटिंग में जो प्रस्ताव पास हो जाएगा, फिर कोई पदाधिकारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं बोलेगा, फिर वो ऑफिशियल होगा। चूंकि मीटिंग नहीं हुई थी इसलिए मैं उसको ऑफिशियल पेपर नहीं मानता। जब वो प्रस्ताव आया तो मैं खुद खड़ा होकर उसका मैंने विरोध किया। तो एक विजेंद्र बाबू हैं जो ऊर्जा मंत्री थे उस समय बिहार में, उन्होंने कहा कि ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं कि पार्टी का जनरल सेक्रेटरी ही प्रस्ताव के खिलाफ बोल रहा है। मैंने कहा मैं प्रस्ताव के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा कि और थोड़ा बढ़िया मजबूत बनना चाहिए, इतना सतह भाषा से सेकुलरिज्म नहीं बनेगा देश में। तो जब हम रखने जा रहे थे तो हमारे साथ 3-4 लड़के थे जो यूथ में थे या पार्टी के सेक्रेटरी भी थे।
कहेंगे आप क्यों करने जा रहे हैं, जाओ फर्नांडिस आपको निकाल देंगे। मैं क्या बात करते हो, क्यों निकाल देंगे, क्या पार्टी पदाधिकारी होकर क्या बता बोलेंगे। हमने कहा मैं इसकी परवाह नहीं करता, और मैं बोला तो शरद यादव ने मध्यस्थता करके कहा कि हाँ ठीक कह रहे हैं, इस बात को हम लोग थोड़ा और बढ़िया बनाएं। अच्छा, हमारे यहाँ चुनाव होते हैं पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के हिसाब से, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सांसद और विधायक पार्टी की विप से बंध जाते हैं, जनता की उतनी सुध नहीं लेते हैं। क्या ये स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है? देखिए, लोकतंत्र का मजाक सा बन गया था। देखिए, जो भी परिस्थितियों बस कोई भी चीज बनती है, पहले लोग चीफ मिनिस्टर बनने के लिए पार्टी बदलते थे, इसलिए कानून लाया गया था दल बदल का, और धीरे धीरे वो कानून ऐसा हो गया कि एमपी अब बंधुआ मजदूर हो गया। लेकिन असलियत तो ये है ना कि लोग अपने फायदे के लिए पार्टी बदल देते थे, पार्टी तोड़ देते थे, कोई कानून नहीं था इस तरह का, तो इसी वजह से वो बना धीरे धीरे। हाँ, ये सच है कि आज की तारीख में हर एमपी अपने पार्टी का बंधुआ मजदूर है, वो कुछ नहीं कर सकता। इस पे भी हम लोग को सोचना चाहिए। लेकिन जो असली मुद्दा है, जब कौन बहस करेगा ये बताइए ना, कि जो एमपी जीत के आ रहे हैं, जिसको पार्टी से 50 लाख रुपया चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, वो 50 लाख रुपया पार्टी का नेता कहां से लाएगा, भ्रष्टाचार करेगा तभी लाएगा, और फिर पैसा भी देगा, जाएगा उसके भाषण के लिए भी, और उससे कोई बहस करेगा पार्टी में साहब ये नीतियां ठीक नहीं है, तो सुनेगा आपकी बात नहीं। तो ये स्थिति सुधरेगी कैसे? ये तो मतलब मान लेना चाहिए कि ये होगा, ऐसा है, ऐसा लोगों ने मान लिया है, मैंने नहीं माना है, और मैं इसी में प्रयास कर रहा हूं कि कैसे सुधार हो सकता है, इसीलिए मैंने फैक्टर बनाया है। अब शरद पवार साहब की पार्टी के सांसद और विपक्षी सांसद जो है गाजीपुर तक जाते भी हैं और वहां पुलिस नहीं आने देती है। मोदी जी की तानाशाही, सरकार की तानाशाही चल रही है। तो जब इस छोटे से मामले में जो है विपक्षी एकजुट नहीं हो पाते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो बीजेपी से कैसे टक्कर देंगे? देखिए, मैं एनसीपी जो ज्वाइन किया हूं, मैंने अपने भाषण में भी यही कहा है कि पार्टी को तो संगठित करना है, पार्टी में जो मेरी ऊर्जा है, जो मेरा संगठन का अनुभव है, हम पार्टी को मजबूत करेंगे। लेकिन हम तुरंत विपक्ष को इकट्ठा करने का काम कैसे करेंगे, इस पे मैं काम करूंगा। और अभी 1 महीने के अंदर ही हम पूरे देश के सभी विपक्षी दल के नेताओं को किसानों के इशू पे इकट्ठा करने का मैंने अभी सोचा है, कल ही बात किया है, कब से मैंने बात करना शुरू किया है, तो जितनी जल्दी हो सकेगा वो मैं करूंगा। तो इसके लिए, इस महत्वपूर्ण काम के लिए आपको शरद जी की तरफ से हरी झंडी मिल गई है? इस काम के लिए मेरे ख्याल से उनकी हरी झंडी की जरूरत नहीं, मैंने उनसे बात किया है कि ये करने में जा रहा हूँ। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी पार्टी, वैसे शरद पवार जी का खुद इतना ज्यादा नेटवर्क पहले से है, लेकिन आपका संगठन पे जो मजबूती है, इतनी पार्टियों में बड़े बड़े नेताओं के साथ आपने काम किया है, आपको भी व्यक्तिगत तौर पे लोग जानते हैं, तो कौन सी मेन पार्टियां हैं जिनसे आपको उम्मीद है कि ये फौरन जो है शरद पवार जी के नेतृत्व को स्वीकार कर लेंगी और आपके कहने के साथ एक छतरी के नीचे आ जाएंगी? देखिए, 3-4 चरण है। पहले तो किसानों का जो मूवमेंट है, उसके लिए विपक्ष को इकट्ठा होना है। उसमें गैर भाजपा जितनी भी पार्टियां हैं, या जो एनडीए के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, उन सब को बिना किसी भेदभाव के हम इकट्ठा करेंगे। वो कोई उनके नेतृत्व की बात नहीं है, पहले विपक्ष को इकट्ठा दिखना चाहिए देश के सामने। अब हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे, पहले जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, मैं जानता हूं कि सब लोग परेशान हैं, कोई पार्टी नहीं चला पा रहा है, उनको सम्मानजनक अवसर नहीं मिल रहा है, मैं वह सम्मानजनक अवसर उनको दूंगा जो सब लोग शरद पवार के साथ आए, एनसीपी ज्वाइन करें। और जो लोग बच जाएंगे, जो नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो समझौता होगा। लेकिन अगला जो चुनाव हो, चुनाव के पहले, और मैं इसके भी बहुत खिलाफ हूं, गठबंधन चुनाव के ऐन वक्त पे बनता है, उसका कुछ फायदा नहीं होता है। हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत हो, इसके लिए चुनाव आयोग को सबसे पहले क्या पहल करना चाहिए? ये सभी नेताओं का काम। आप विश्वास माने, मैं जिस नेता से बात करता हूं, सब सहमत है। जब मैं कहता हूं लिख के दिए, तो कोई नहीं लिख के दे रहा।
इसीलिए कि जो अध्यक्ष बन गया है ना, अब उसका तो अध्यक्ष है, कहां जाएगा दूसरे के पास। तो ये मैं जो कॉन्फ्रेंसेस करता हूं, फिर नौजवानों को मैं उकसाता हूं कि तुमको लड़ना पड़ेगा। अच्छा, अपनी जो संस्था है फैक्टर, उसकी 200 सभाएं करीब कॉन्फ्रेंसेज आपने की हैं, उसमें क्या लबोलवाब निकल के आया? कहाँ आप अपने आप को अभी पा रहे हैं, किस स्थिति में? देखिए, कॉन्फ्रेंस होता है, भाषण होता है, लोग सहमत होते हैं, अखबार में छपता है, लेकिन जब मैं चाहता हूं कि नौजवान इस काम को और आगे बढ़ाएं, उसके लिए किसी के पास समय नहीं। चुनाव में करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, सरकार के भी और कैंडिडेट के भी, पार्टियों के भी। अगर वो पैसे को जो है बचाया जा सकता है, अगर मोबाइल से ओटीपी पे जो है अगर वोट देने की व्यवस्था की जाए, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हमारे फैक्टर ने एक ये लिखा है कि चुनाव में जो एक तो कैंडिडेट खर्च कर रहा है, और चुनाव में जो सरकार का पैसा खर्च होता है, लगभग एक चुनाव में 5 से 10 हजार करोड़ रुपया सरकार का खर्च होता है, और 5 साल में कम से कम 4 बार चुनाव होते हैं जी। एक लोकसभा का चुनाव होता है, एक विधानसभा का चुनाव होता है, और एक नगर निगम और पंचायत, और इतना ही कि लगभग हर जगह बाई इलेक्शन होते हैं। ठीक, पैसा तो अलग खर्च होता है। आप सोचिए, जब चुनाव होता है तो कोई सरकारी अधिकारी कोई काम नहीं करता है। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर भी और सब लोग लगे रहते हैं चुनाव में, कोई काम के लिए जाइए तो कहेगा अभी तो चुनाव है साहब, चुनाव बाद आइएगा। आप समझिए कि गाजियाबाद पुलिस कुछ काम नहीं, किसी बात भी नहीं कर रही है, अरे साहब किसान आंदोलन हो रहा है। तो जो चुनाव में सारे अधिकारी, अब सोचिए देश में लाखों करोड़ों का तनख्वाह देते होंगे, इनका काम तो है ना कि जनता के हित में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा करना, जनता के हित के काम करना। तो हम और लाखों करोड़ हम तनख्वाह दे रहे हैं, और ये चुनाव में हर 5 साल में कम से कम 12 महीना ये कोई काम नहीं करते हैं, मतलब जिस काम की उनको तनख्वाह मिल रही है। इस देश के तथाकथित लोकतंत्र को बनाने के लिए चुनाव में वो काम कर रहे हैं। अगर ये सारे चुनाव एक साथ हो जाएं, मेरे तमाम समाजवादी साथी मुझसे सहमत नहीं है, लेकिन मैं अभी भी इस बात का दृढ़ विश्वास है मुझे कि अगर ये सारे चुनाव एक साथ हों तो एक बार में 2 महीना का समय इनका लगेगा, कम से कम 10 महीना तुमको बचेगा। ये काम करेंगे जिस काम में तनख्वाह मिल रही है। लेकिन इस बात को जब मैं कर रहा था तो उस समय सब लोग सहमत थे, हमारे सारे समाजवादी साथी सहमत थे। लेकिन जिस दिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाँ मैं सहमत हूं, नृपेंद्र मिश्र जो उनके हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैंने उनको लिख के भेजा था, और पता नहीं मेरी वजह से या किस वजह से मोदी जी ने कहा कि हम भी चुनाव एक साथ चाहते हैं। लेकिन कहा नहीं, ये विचार तो अच्छा है, देश के हित में है। और सुनिए, एक वाइस चांसलर है, नाम नहीं बताऊंगा, उनके पास में गया था, तो उन्होंने हमसे कहा कि यार ये तुम्हारा फार्मूला इतना बढ़िया है, अट्रैक्टिव है, कि अगर मोदी जी को पता लग जाएगा तो तुरंत वो घोषणा कर देंगे। वो करेंगे कुछ नहीं, लेकिन घोषणा तो कर ही देंगे। और उसके थोड़े ही दिन बाद जो है उन्होंने कहा, तो जब उन्होंने कहा तो हमारे सारे समाजवादी अरे नहीं नहीं यार ये गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मैं आज भी ये मानता हूं कि एक बार चुनाव होना चाहिए। एक बार चुनाव में क्या होगा कि पार्टी के हर आदमी को चुनाव लड़ने का मौका मिल जाएगा। आप सोचिए कि अगर चुनाव एक साथ होगा तो चुनाव में क्या करना है, झंडा पर्चा पोस्टर, ये चुनाव आयोग दे दे खाली छपवा करके हर पार्टी को। जो लोकसभा का कैंडिडेट है, जो विधानसभा कैंडिडेट, उसको कुछ करना ही नहीं। जो हमारा प्रधान का चुनाव होगा और जो या कारपोरेटर होगा उम्मीदवार, वो अपने कारपोरेशन में लगवा देगा पोस्टर, झंडा बिना पैसे का, और एक उनका सिंबल लगा देगा, ये जो हमारा सिंबल है ना। मतलब यह काम एक कारपोरेटर प्रधान तो कर ही लेगा ना, अपने काम बिना काम अभी तक इतने 75 साल में क्यों नहीं हो पाया, वो कर लेगा। और एक काम और सरकार कर दे कि हर जगह, हर ब्लॉक में एक स्टेज बना दे बढ़िया पक्का, और एक ब्लॉक में मतलब एक विधानसभा में कम से कम 20 स्टेज बन जाएगा।
और उस 20 स्टेज पे लोगों का भाषण हो। आप वो भी मानिए कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, 1 बजे से 4 बजे तक, 5 बजे से 8 बजे तक। इसका मतलब एक विधानसभा में 60 लोगों को बोलने का मौका मिल जाए, चाहे जितनी पार्टियां लड़े, कोई दिक्कत नहीं, सबको लॉटरी से आप समझ लीजिए। ये प्रपोजल को आगे और बढ़ाया जाए और उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपना आके भाषण दे। जो नहीं, आपका ये प्रपोजल समाजवादियों को नहीं हजम हुआ मान लीजिए, और आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि होना चाहिए, और ये पेपरों में भी ये चीज आई, मीडिया में भी आई कि 1 नेशन 1 इलेक्शन तो नारा साथ हो जाए। उनको नारा देने का तो आप अमली जामा पहनाने के लिए अगर सभी राजनीतिक दल दलगत राजनीति से या निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर ये लाएं, तो इसको तो जनता भी स्वागत करेगी इस चीज का। बिल्कुल करेगी, और मैं इस काम को करूंगा, मैं इस काम को कर रहा हूं और करूंगा। लेकिन अभी देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, ये नरेंद्र मोदी की जो तानाशाही है जनहित के खिलाफ, जनता के खिलाफ। मतलब जैसे कि जनता जब दुखी होती है सारे लोग खुश होते हैं। अब आज सोचिए कि उन्होंने कहा कि आंदोलन जीवी, अरे किसान बैठा है ठंड में और उसको किस तरह से आप अपमान कर रहे हैं। तो पहले इनको हटाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए सभी पक्ष को इकट्ठा करना है। आप विश्वास माने, मैं यही काम करूंगा कि चुनाव सुधार हो और चुनाव में पैसा खर्च ना हो, न एमएलए का एक पैसा खर्च हो, न एमपी का एक पैसा, और कोई पार्टी का भी पैसा ना खर्च हो, तभी भ्रष्टाचार भी दूर होगा। और जिस दिन पैसा नहीं खर्च होगा उस दिन हर पार्टी में लोकतंत्र भी आ जाएगा। तब किसी कैंडिडेट को याचना नहीं करनी पड़ेगी पार्टी अध्यक्ष को पैसा दीजिए। आज जो लोग भी है केवल इसलिए पैसा पार्टी देगी, टिकट पार्टी देगी, अब हम पार्टी अध्यक्ष से बहस करेंगे। मुझे सौभाग्य है कि मैं सबसे बहस करता रहा हूं और मैं अपने को बहुत संतुष्ट पाता। अच्छा, आखिरी सवाल, शरद पवार साहब से आपने कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने एक्सपीरियंस को बताया जिससे उनकी पार्टी भी मजबूत हो, राष्ट्र भी मजबूत हो, लोकतंत्र भी स्थापित हो, और किन्हीं वजहों से उन्होंने नहीं माना, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, मेरी उम्र भी 70 साल हो गई है और मैं आज तक किसी नेता से की भाणगिरी नहीं किया। मैं चंद्रशेखर जी से भी बहुत लड़ता था और कई बार ऐसा अवसर आया कि मुझे उन्होंने कमरे से निकाल दिया, तुम वो बड़े नेता होने। लेकिन अगर मैं एक दिन नहीं जाता था तो दूसरे दिन ही गौतम का फोन आ जाता था, अध्यक्ष जी अब ला आया। और जब मैं जाता था तो गले में हाथ डाल करके इतना प्यार से बात करते थे, ऐसा कोई था। और मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मैं आज तक लड़ता ही रहा हूं सबसे, और कोई मैं अपने लिए नहीं, पार्टी कैंडिडेट के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, किसी वजह से, और मुझे सबका प्यार मिला है। यहाँ तक कि शरद यादव से भी मेरा रोज ही झगड़ा होता रहता था, लेकिन कोई हम साथ रहे थे। मैं समझता हूं कि मैं चूंकि व्यक्तिगत कारणों से नहीं लड़ूंगा उससे, व्यक्तिगत हित के लिए कभी नहीं लड़ूंगा, इसलिए हमारा कोई झगड़ा उनसे नहीं होगा। जब तक कि जिन नीतियों की वजह से, जिन वजहों से हम उनकी पार्टी शामिल हो रहे हैं, तो मैं कभी लड़ाई नहीं करूंगा तो बातचीत करूंगा, लड़ाई क्या है। हाँ, जो राजनीति में नेताओं से बहस नहीं करना है, उस विचारधारा से आज भी मैं सहमत नहीं। मैं बहस तो करूंगा उनसे, नहीं चूंकि मैं मेरा निजी हित नहीं होगा, इसलिए शरद पवार साहब इतने बड़े नेता हैं, ऐसे नहीं बन गया होंगे भाई। मैं उनसे इतना प्रभावित हूं कि 8 बजे सुबह वो बैठ जाते हैं अपने दफ्तर में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पूना हो, चाहे बंबई हो, चाहे बारामती हो, और उनसे मिलने वालों की संख्या कम से कम 200 होती है। तो जो आदमी लोगों से मिलता है वो तानाशाह नहीं हो सकता है। आपने जो शुरू में कहा, मैं नहीं मानता, सुप्रीमो नहीं। और समाज देश का कल्चर ऐसा बनता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए भाई? जब हर कार्यकर्ता उनको भगवान की तरह से पूजेगा तो क्या होगा? नेता जो है, सुनिए एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। रामलीला ग्राउंड में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो रामलीला ग्राउंड में जयप्रकाश जी की सभा हुई शाम। उसमें आचार्य कृपलानी ने एक भाषण दिया और भाषण के संदर्भ में उन्होंने कहा
डोंट टच द फीट ऑफ दीज पॉलिटिशियंस, दे आर नॉट सेंट्स। वो आज भी मुझे याद है। मैंने आज तक किसी नेता को पैर नहीं छूता हूं और मैं किसी साधु महात्मा नहीं मानता, लेकिन मुझे सबका सब प्यार मिला है। मुझे मधु दंडवते का बहुत प्यार मिला, प्रमिला जी का बहुत प्यार मिला, सुरेंद्र मोहन जी का बहुत प्यार मिला। रोज झगड़ा करता रहा हूं। रामकृष्ण हेगड़े जैसे बड़े नेता ने मुझे पूरा सम्मान दिया है और चंद्रशेखर जी तो मुझे चंद्रशेखर जैसा बनाने का कोशिश किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। मैं ये चाहूंगा कि चुनाव सुधार के बारे में विस्तृत रूप से कभी किसी तो बात करें।